श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। तो आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो कोर्ट से बाहर निकलती ही रहती, तभी वहाँ पे राघव सिंह राजपूत और भंजन जो होते हैं वो वहाँ आते हैं और अंजलि को चैलेंज करते हैं कि तुमने बहुत गलत किया, तुम तो अपनी बाप की तरह निकली, तो एक नंबर की धोखेबाज और तुम भी फ्रॉड जैसी हो, तुमने सबके सामने झूठ बोला, एक नंबर की झूठी भी हो तुम। सबसे झूठ बोल के तुम मेरे घर में मेरी बहू बन के रहती थी, मेरे बेटे से शादी तुम्हारी हुई, वो भी एक झूठ ही था, तुमने इतने दिनों से झूठ बोल के ही रहा है। और यहाँ पे हम देखते तभी राघव सिंह जो राजपूत होता है वो युवराज ठाकुर को बुलाता है, क्योंकि वहाँ पे वो उसे इसलिए बुलाता है कि वो अपने रिसेप्शन की पार्टी दे सके, शादी की रिसेप्शन की। लेकिन वो उन लोग का एक इंटेंशन रहता है कि ये रिसेप्शंस जो होते हैं वो उसके लिए रहेगा कि अंजलि जो होगी वो केस हारेगी, उस के लिए रखने वाले रहते हैं। बट यहाँ पे अंजलि जो होती है वो वहाँ पे उसकी बातों को सुनती रहती है, वो उसे बहुत चैलेंज करता है कि तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलती थी कि छोटी बैटरी है, बड़ा धमाका होगा ये वो। और फिर वो लास्ट में उसे बोलता है कि तुम हारने के बाद मेरे शादी की रिसेप्शन में ज़रूर आना और जो मन करे जी भर के तुम खाना, क्योंकि तुम तो कभी ऐसा खाना खाई नहीं होगी। तो इस वजह से वो उसे इनवाइट करता है, क्योंकि वहाँ पे ये सब उसे एक दिखावा ही करना होता है कि वो सबको रिकॉर्ड कर सके और कोर्ट में पेश कर सके। यहाँ पे राघव जो होता है वो बहुत उसे चैलेंज करता है और बोलता है कि अब तो ये केस तुम्हारे हाथ से निकल गया है, और क्योंकि अब मेरी और पद्मा की शादी हो चुकी है तो तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। तभी जो राघव सिंह राजपूत होता है वो उसकी माँ सपना को कॉल करता है। तभी यहाँ पे सपना देखती है अपने फ़ोन में, तो बोलती है तो समधी जी का फ़ोन है। तो यहाँ पे वो उससे बात करने लगती है, तभी वो उसे पूछता है कि क्या हुआ। जो सपना होती है वो पूछती है कि क्या हुआ समधी जी, कुछ बात है क्या। तो वो उसे बताता है कि हाँ, तुम्हारी बेटी कितनी झूठी और मक्कार है, तुम्हें क्या पता, एक नंबर की धोखेबाज है। तो बड़ी बेटी तो थी ही एक नंबर की लालची और वो सब, तो उसे बताता है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हारी छोटी बेटी भी वैसी ही है, उसकी और अमन की शादी हुई ही नहीं थी कभी, उसने सबसे झूठ बोला था, तुमसे भी झूठ बोला था। अगर अभी ये बात तुम्हें पता चली है तो तुम्हारे ज़मीन से पैर से भी ज़मीन हट जाएगी, इस तरीके से उसे बोलता है। पर यहाँ पे सपना जो होती है वो उसकी बात का विश्वास नहीं कर पाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो उसे मना करती है कि आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, किसी को मत बताइए। पर वो फिर भी उस सबसे बताता है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ। सपना होती है वो पूछती है कि क्या हुआ, क्या किससे बात कर रहे हैं आप। तो वो बताती है कि तुम्हारी बेटी ही है, छोटी बेटी, वो एक नंबर की धोखेबाज है, उसकी शादी मेरे बेटे से नहीं हुई है, वो सिर्फ एक झूठ था। और ये सब चीज़ें मतलब उस तरीके से उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से लांछन लगा रहा था कि ये मेरे बेटे के साथ सुहाग रात भी मनाई, उसका सब कुछ मतलब इस तरीके से उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा था। पर यहाँ पे सपना जो होती है वो बहुत ही नर्वस हो जाती है, मतलब उसको ऐसा डर लगता है कि ये सब कैसे झूठ बोल रहे हैं ऐसा। तभी वो उसे बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती। पर राघव सिंह राजपूत जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर वो खून भी तो उसी का है ना, गणेश अवस्थी का, एक नंबर का झूठा मक्कार वो भी तो था। तो इस तरीके से उसके बाप के ऊपर उंगली उठाता है। तो सपना को भी बहुत बुरा लगता है कि आप ऐसा क्यों, ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आप थोड़ा जबान संभाल के बात कीजिए। और यहाँ पे अंजलि को भी बहुत बुरा लगता है कि इस तरीके से उसके पापा के लिए वो उसे बोलता रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव होता है वो बहुत ही भला बुरा उसे बोलता। तो ये सब देख के राघव जो होता है वो उसे बहुत ही भला बुरा बोलता है, और सपना यहाँ पे ये सब सुन के बहुत उसे बुरा लगता है और वो रोती रहती है। पर अंजलि जो होती है वो उसे चुप करने की कोशिश करती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी वो उसे बोलता है कि अब तो तुम जैसी लड़की तो बहुत ही रेयर मिलती है, और तुम्हारी जैसी चालबाज और धोखेबाज ये लड़की मैंने पहली बार देखा है। तो ये सब बोल के फिर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो युवराज होता है वो भी उसे बोलता है कि रिसेप्शन पे ज़रूर आना, क्योंकि मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारी हार का। और इस तरीके से वो उसे भी सुना के चला जाता है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उसे ये सब चीज़ें सुन के बहुत बुरा लगता है। कुछ भी हो पर वो सारी चीज़ें सच ही रहती है कि उन लोगों की शादी नहीं हुई होती है। और यहाँ पे ये सब सुन के अंजलि को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाती, बेबस और लाचार रहती है उस वक्त, उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है करने को।
तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो युवराज ठाकुर होता है वो उसे बहुत भला बुरा सुना देता है कि अब तो तुम ये केस हार के ही रहोगी और जीत मेरी ही होगी। और फिर ये सब सुन के वो कुछ भी जवाब नहीं देती है उस वक्त तो। फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ अंजलि को ये सब सुन के बहुत बुरा लगता है। वो समझ नहीं पाती कि क्या करना चाहिए। तभी वो गिन्नी को फ़ोन लगाने के लिए निकालती है और फ़ोन लगाती है। और यहाँ पे गिन्नी जो होती है वो उससे बोलती है कि ये सब तूने क्या किया बहन, तेरी वजह से मुझे लोग बदजलन बोलते हैं, ये सब तुमने, तेरी वजह से मैंने सबसे झूठ बोला है, ये सब चीज़ें मैंने कभी नहीं की है, मैं बदजलन नहीं हूँ। ये सब सुनते सुनते वो उसे रोने लगती है और यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि सब लोग मुझ पे उंगली उठाती है, तुझे भी पता है कि ये सब चीज़ें मैंने तेरे लिए की है और ये ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही ये सब चीज़ें बोलती रहती है तभी वहाँ पे अमन आ जाता है। और अमन जो होता है वो उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और उसके बाद उसको बोलता है कि आज तो ये कोर्ट में, ये कोर्ट जो होता है वो कानून का मंदिर है, तुम्हारे लिए ये पूजा की जैसा पवित्र स्थल है, तो आज मैं यहाँ पे तुम्हारी मांग भरूंगा और सबके लिए जो सबको जो चीज़ें झूठ लगती है वो आज सच होगी। तो अंजलि को ये देख के बहुत हैरानी होती है क्योंकि अंजलि को वो अमन बहुत प्यार करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो इस दुख से बाहर नहीं निकल पाती रहती क्योंकि उसके ऊपर बहुत बुरा लांछन लगाया रह जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो सिंदूर निकालता है और उसकी मांग भर देता है। ये देख के अंजलि को मतलब अंजलि थोड़ी नर्वस हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, पर सबके सामने वो इतने कोर्ट में सबके सामने उसने ये सिंदूर लगाया रहता है। और फिर उसकी वजह से अंजलि जो होती है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। उसे ये चीज़ें समझ नहीं आती कि क्या करे वो, क्योंकि अमन से वो भी प्यार करती ही है। और जैसे ही वो अमन उसका मांग भरता है तो वो बोलता है कि लो आज हमारी शादी भी हो गई। वैसे तो हमारे फेरे सारे मंत्र सब कुछ पंडित जी ने पढ़ ही दिया था, पर सिंदूरदान रह गया था, तो आज वो भी पूरा हो गया सबके सामने। तो ये देख के उसे बहुत मतलब सुकून मिलता है, एटलीस्ट कोई तो है जो उसके साथ खड़ा है, उसके पास खड़ा है और उसके लिए हमेशा उसका साथ देता है। तो वो बहुत ही मतलब इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पे अमन जो होता है वो उसे बोलता है कि अंजलि यू हैव टू बीन, तो क्योंकि उसको पता है कि अंजलि जीतेगी तभी सब कुछ मतलब सारी खुशियाँ वापस आएगी। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो बहुत ही उसके लिए बहुत ही मतलब एहसानमंद हो जाती है, बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि सब लोग उसके ऊपर झूठी लांछन लगाते रहते हैं कि इसकी शादी नहीं हुई थी फिर भी ये उसके साथ थी। तभी अंजलि उसको बोलती है कि अमन जी आपका ये सिंदूर का कर्ज मैं कैसे उतार पाऊँगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और आपने ये सब किया है उसके लिए बहुत थैंक यू, क्योंकि उतने लोगों के सामने उसने उसको एक्सेप्ट किया जिसकी वजह से अंजलि को बहुत खुशी मिलती है कि एटलीस्ट आज ये रिश्ते को सब जानेंगे, हमारे रिश्ते को। तो ये सब सुन के और देख के उसे बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत रोती रहती है और अमन को थैंक यू बोलती रहती है उस बात के लिए, क्योंकि अमन उससे प्यार तो करता है पर अमन उसे बोलता है कि देखो अंजलि आप ये सब का कर्ज उतार सकती हो, अपनी मम्मी पापा का कर्ज, अपने मेरे प्यार का कर्ज, ये सिंदूर का कर्ज, बस उसके लिए तुम्हें ये केस जीतना पड़ेगा। ये केस जिस दिन तुम जीत जाओगी वो सारे कर्ज उतर जाएंगे। अमन इस तरीके से उसको समझाता है और यहाँ पे अमन जो होता है वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है और यू हैव टू विन। तो ये केस तो उसे जीतना है और तुम सारा फोकस अपने पद्मा वाले केस में करो, क्योंकि अभी पद्मा वाला केस ही है जो उसकी वजह से वो उन लोगों से अगर जीतेगी तभी सारे जो केस है उसका बोझ उतरेगा उसके सर से। और यहाँ पे अमन उसे प्रॉमिस लेता है कि तुम ये केस जीतोगी ना। और आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जहाँ पे अमन जो अंजलि होगी वो केस लड़ेगी कोर्ट में और यहाँ पे वो अपने एक विटनेस को बुलाएगी जिसमें वो गिन्नी को बुलाने वाली रहती है जो कि राघव सिंह राजपूत की बड़ी बहू रहती है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिए फ्रेंड्स। उसे ही सुना रहे थे तभी वहाँ पे रणवीर आता है और रणवीर जो होता है वो चंदा जी को सारी बातें सच बताता है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। मेघला ने तो उसे मना ही किया था पर वो उसके ही दबाव में आने के कारण, क्योंकि वो उसे भले अंकल बोलता है बट वो उसे अपने पिता के समान मानता है और इस वजह से उसने उनके लिए ये चीज़ें की। तो वो बोलता है कि
मैं आपको अपना पिता मानता हूँ, इस वजह से मैंने ये सब चीज़ें आपके लिए किया है। और इसमें मुझे अगर लगता है कि अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना है। इसमें मेघला की कोई गलती नहीं, उसने सामने से मना किया था मुझे, बट फिर भी मेरे कहने पे उसने ये काम किया है। ये काम के लिए वो राजी हुई है। तो महर जो होती है वो बोलती है कि अगर तुम हमें नहीं बता सकती थी तो कम से कम सिमरन को ही ये बातें बता देती। बट मेघला बहुत ही मतलब उसके पास कुछ शब्द नहीं थे कि मैं किस तरीके से बताऊं। तब फिर वो बोलती है कि तो क्या हुआ अगर उन्होंने मेरे पति ने ये काम कर दिया, रणवीर ने अगर ये काम किया है तो वो सब नेकी के लिए ही किया, उन्होंने कोई उसमें उन्होंने गलत इरादे से कुछ नहीं किया है। और ये सब चीज़ें सुन के तब जो सब लोग होते हैं वो लोग इसे मेघला को बोलते हैं कि ये कैसे मतलब इतना उसकी जुबान चल रही है। तो वो बोलती है कि जब महर उसे डांटने लगती है तो वो बोलती है कि माँ पर ये जो मेघला है वो मेघला जो होती है वो महर से बोलती है कि माँ बट ये काम हमने गलत इरादे से तो नहीं किया है, मैंने तो मना किया था, बट फिर भी अगर वो ये करना चाहते थे, अगर उनकी जगह कोई उनका सगा बेटा होता तो भी वो यही करता। तो ये सुन के महर को जो है वो गुस्सा भी आता है। और यहाँ पे जोरावर जो गुस्से में रहता है वो बोलता है कि ये तो सिर्फ इसका एक ये सब इनका एक ड्रामा है और सिर्फ ये हमारे बच्चों के पैसे उड़ाने के लिए ऐसा कर रही है। और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो कहीं ना कहीं सारा प्लान उसी का होता है कि इस तरीके से वो इंसल्ट फील करवा सके मेघला को। और यहाँ पे वो बोलती है कि तुमने खुद को फंसाने के लिए मुझे जो मेरे हाथों में ये कमान थमा दी है, अब तुम देखना कि अगर तुम बाबा की मतलब जो प्यार है तो मुझसे तो पाल होगी वापस से, लेकिन जो तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी इंसल्ट होगी और जिस इस बात की वजह से लोग तुम्हें याद करेंगे कि तुमने ऐसा भी कुछ किया था। पर मेघला यहाँ पे मतलब उसे बहुत ही बुरा लगता है कि उसने क्यों किया ये सब चीज़ें। तो यहाँ रणवीर जो होता है वो मेघला को भी इनोसेंट बचाने की कोशिश करता है और वो मेघला को बोलता है कि रणवीर जो है वो पूरे परिवार वालों से और मेघला से भी बोलता है कि इसमें मेघला की कोई गलती नहीं है, कि उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने इवन मुझे मना ही किया था, बट मेरे जिद की वजह से वो ये चीज़ों के लिए एक्सेप्ट मान गई थी, अदरवाइज़ वो तो मना ही कर रही थी। बट यहाँ पे सब लोग जब गुस्से में आते हैं तो मेघला को भी बहुत बुरा लगता है कि सब लोग क्यों इस तरीके से बोल रहे हैं। तो उसने बोला कि ये तो आपके बेटे के ही लाए हुए कपड़े हैं, आप उसे भी पहन सकते हैं, और जो मेरे बाबा ने लाया है वो भी तो आप पहन सकते हैं सम्मान के साथ, जिसकी वजह से दोनों का मान सम्मान रह जाएगा और इतनी बड़ी बहस भी नहीं होगी। और रही बात आप ये जो इज्जत और बेइज्जती की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तब कहाँ गई थी जब मेरे बाबा आए थे, तो आप लोगों ने बिना जाने समझे उन्हें इतना कुछ, उनका इतना अपमान किया, उनको इतना कुछ सुनाया। तो ये सब सुन के सब लोग चुप हो जाते हैं और सबको लगता है कि मेघला सही बोल रही है। और यहाँ पे